अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एयू उर्दू स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज आपके लिए बहुत मज़े की स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी हमें मुल्तान से भेजी है तबस्सुम आपा ने। वो बताती हैं कि एक बार मैं अपने बेटे को नहला रही थी तो अचानक से आवाज़ आई, अंजना। क्या? मैंने चौंक कर हसन को देखा। अंजना, इसने दोबारा दोहराया। कौन अंजना? किधर है? मेरे पूछने पर इसने कोई जवाब दिए बगैर अपनी छोटी उंगली से एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने मुड़कर देखा। हस्ब तवक्का वहाँ कोई नहीं था। छोटे से गुसल खाने में जहाँ मैं अपने 6 साला बेटे हसन को नहला रही थी, हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैंने एक दो मरतबा इससे पूछा कि वो क्या कह रहा है, मगर इसके कोई जवाब न देने पर मैं कामों में लग कर भूल गई। हसन हमारा इकलौता बेटा है, यानी मेरा और तनवीर का। तनवीर मेरे शौहर रेलवे में मुलाजिम है। चंद दिनों पहले तक हम मुल्तान में रहते थे, जहाँ मेरी ससुराल है। अभी थोड़े दिन पहले तनवीर की पोस्टिंग यहाँ इस छोटे से शहर बहरामपुर में हो गई, तो हम यहाँ आ गए। तनवीर को रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर अलाट हुआ था, क्वार्टर नंबर 314। एक मुख्तसर 2 कमरों, सहन और किचन और छोटे से गुसलखाने पर मुश्तमिल ये घर हमारी मुख्तसर फैमिली के लिए बहुत था। तनवीर कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं थे। इनकी तनख्वाह बस इतनी थी कि हमारा बामुश्किल गुजारा होता था, क्योंकि वो अपने वालिदैन को भी खर्चा बेचते थे, जो कि मुल्तान में रहाइश पजीर थे। हसन को मैंने करीब ही एक स्कूल में दाखिल करवा दिया था। आहिस्ता आहिस्ता आसपास के चंद घरों से मेरी जान पहचान होने लगी, जहाँ तकरीबन मेरी ही उम्र की ख़वातीन थीं, जिनमें सबसे ज़्यादा और जल्द मेरी दोस्ती रेहाना से हो गई थी। रेहाना के शौहर भी रेलवे में मुलाजिम थे। इनको ये नौकरी अपने वालिद के तवस्सुत से मिली थी। वो भी रेलवे में मुलाजिम थे। रिटायरमेंट के बाद इनकी सीट इनके बेटे को मिल गई। रेहाना के 2 बच्चे थे, वो हसन के स्कूल में ही पढ़ते थे। हम दोनों अक्सर मिल बैठते, दुनिया जहां की बातें करते, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते, और आखिरकार रेलवे मुलाजमीन की कम तनख्वाह, महंगाई बेतहाशा हो जाने और गुजारे मुश्किल से होने पर हमारी बातों की तान टूट जाती। रेहाना एक दरमियानी शक्ल सूरत की, बहुत ज़्यादा और बढ़ बढ़ कर बातें बनाने वाली दिलचस्प औरत थी। मुझे इसकी कंपनी में बहुत मज़ा आता था। तनवीर भी मुतमिन थे कि इस नई जगह आकर हम बहुत जल्द हर तरह से सेट हो गए थे। हमारे घर के आसपास के तमाम पड़ोसी अच्छे और शरीफ थे। एक रात जब हम सो रहे थे कि एक आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। घुंघरू की मध्यम आवाज़, हल्की तबले की झनकार के साथ। इस वक्त पहला ख्याल मेरे जहन में आया कि शायद तनवीर ने टीवी चलाया हो। अपने 2 कमरों में से एक कमरे को मैंने अपने हिसाब से डाइनिंग रूम बनाया हुआ था। वहाँ एक पुराना सोफ़ा और टीवी रखा हुआ था, मगर तनवीर तो बेखबर मेरे बराबर में सो रहे थे। इनकी तो इस आवाज़ से आंख तक नहीं खुली थी। कमरे में मौजूद तीसरे छोटे से पलंग पर हसन बेखबर सो रहा था। मैं थोड़ी देर उठकर बैठी रही। जब आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई तो मैं फिर लेट गई, मगर देर तक मुझे नींद ना आ सकी। सुबह ये रात वाला वाक़या मेरे जहन से निकल गया। चंद दिनों बाद जब तनवीर ड्यूटी पर थे और हसन स्कूल गया हुआ था, अचानक मुझको अकेले घर में घबराहट होने लगी। एक अजीब सा वहम सताने लगा। इस रात का वाक़या भी याद आ गया। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। अभी हसन के घर आने में अच्छा खासा वक्त था। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, घर में ताला लगाया और रेहाना के घर आ गई। रेहाना का घर मेरे घर से चंद मिनटों के फासले पर ही था। रेहाना किचन में थी। इसके ससुर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मेरे सलाम के जवाब में उन्होंने शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ फेरा। तबस्सुम, तुम अब्बा मियाँ के पास बैठो, मैं चाय ला रही हूँ, इसने किचन से आवाज़ लगाई। मैं इसके ससुर के पास बैठ गई। वो मुझसे अहवाल पूछने लगे, कहाँ से आई हो, कितने बच्चे हैं, कहाँ रहती हो वगैरह। मेरे बताने पे कि हम लोगों को क्वार्टर नंबर 314 अलाट हुआ है, वो एकदम से चुप रह गए। मगर वो घर तो बरसों से बंद पड़ा था। वो बोले, जी हाँ। मैंने किस कदर तल्खी से कहा,
नहायत ही खस्ता हाल घर है, सफाई कर कर के थक गई हूँ, साफ होने का नाम ही नहीं लेता, काफ़ी बरसों से खाली था। इस वक्त तक रेहाना चाय लेकर आ गई और हम दोनों इसके कमरे में आ गए। इस दिन रेहाना के साथ इधर उधर की बातों के बाद मेरा जहन हल्का हो गया और सब कुछ दिमाग से निकल गया। मगर अगले ही दिन शाम को रेहाना मेरे घर मौजूद थी। तनवीर ड्यूटी से आकर कमरे में आराम कर रहे थे। मैं रेहाना को ड्राइंग रूम में ले आई। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे, मैंने इससे कहा। अरे दफ़ा करो बातों को, मैं एक इंतहाई अहम बात बताने आई हूँ, रेहाना ने कहा। जोर से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। खैरियत तो है? क्या हुआ? मैं थोड़ा घबरा गई। असल में जब तुम कल आई और अब्बा मियाँ को मालूम हुआ कि तुम लोग 314 में शिफ्ट हुए हो तो वो परेशान हो गए। कहने लगे ये घर असीब ज़दा है। क्या कह रही हो रेहाना? मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं नहीं कह रही, अब्बा मियाँ ने कहा है। इसने डरी हुई नज़र चारों तरफ डाली। यहाँ तो इस घर में कोई रहता नहीं है, अगर कोई रहने की कोशिश करता है तो इसको बहुत ही बुरे हालात से गुजरना पड़ता है। ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए इस घर को किसी को अलाट नहीं करते। आखिर तनवीर भाई को यही घर क्यों दिया? इसलिए कि कोई और घर खाली नहीं था और कॉलोनी से बाहर किराए पर घर लेना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। खोए खोए अंदाज में मैंने जवाब दिया। अब्बा मियाँ बता रहे थे बहुत पहले जब वो खुद बहुत छोटे थे इस घर में एक बहुत खूबसूरत नाचने वाली रहती थी। क्या नाम था? हाँ शायद अंजना देवी। क्या अंजना? मैं चौंक गई। हाँ ये बहुत पुरानी बात है, क्या हमें पाकिस्तान से भी पहले की। तो एक दिन इस अंजना मैडम के किसी आशिक ने जलन में आकर छुरी से इसका गला काट दिया। बस वो दिन और आज का दिन, इसकी रूह बल्कि बदरूह इस घर में मुंडलाती है। शुरू में तो वो लोगों को नज़र तक आती थी, मगर अब बस इस घर में किसी को नहीं टिकने देती। तुमने मुझे डरा दिया रेहाना। डराया नहीं, वो संजीदा हुई। मुझे अब्बा मियाँ ने भेजा है कि तुमसे कहूँ कि पहली फुर्सत में घर बदल लो। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा और तुम्हारी सहेली का। अभी रेहाना रुखसत हुई थी कि तनवीर गुस्से से कमरे से बाहर निकले। मुझे इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कमरे में लेटे अपने कानों से सब सुन रहे थे। एक औरत की बरसों पुरानी रूह लोगों को इस घर में टिकने नहीं देती। ये सब बकवास है। भला ऐसा मुमकिन है? ऐसा सिर्फ डरावनी कहानियों में होता है, हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मरने के बाद रूह जिस्म से निकल जाती है और कभी वापस नहीं आ सकती। तनवीर मुझे समझा रहे थे, मगर तनवीर मैंने खुद एक रात घुंघरू की आवाज़ सुनी थी। और फिर हाँ, मुझे अचानक याद आया हसन भी एक दिन अंजना नाम पुकार रहा था। हो सकता है हसन ने स्कूल में कुछ सुना हो, तनवीर ने सोचते हुए कहा। आखिर ये तो हकीकत है कि कभी पहले इस घर में अंजना नामी औरत रहती थी। कोई कह रहा होगा ये बच्चा इस घर में आया है और ये नाम इसके जहन में रह गया हो। मगर वो घुंघरू की आवाज़, वो चिढ़ गए। आखिर तुम क्यों बज़िद हो कि वो आवाज़ अंजना के घुंघरू की थी? वो तुमको क्यों एंटरटेन करेगी? हो सकता कि वो आवाज़ बाहर से आ रही हो। तनवीर ने एक तरह से किस्सा ख़त्म कर दिया। मैं भी चुप हो गई। मगर फिर एक रात कई दिनों के बाद जब ये सब भूलने लगी थी, एक बार फिर घुंघरू की छनकने की आवाज़ आने लगी। ना सिर्फ घुंघरू की बल्कि साथ तबले की संगत। मेरी आंख खुल गई। हसन अपने पलंग पर और तनवीर मेरे बराबर में बेखबर सो रहे थे। घुंघरू की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही थी और इसकी आवाज़ के साथ तबले की संगत भी बढ़ रही थी। जिस तरह दो अपने फ़न में इंतहाई माहिर लोग मुजाहरा कर रहे हैं। मगर इस आवाज़ में कतन कोई खूबसूरती या कशिश नहीं थी, बल्कि ये आवाज़, ये झनकार इंतहाई पुरअसरार हो रही थी। बहुत डरावनी, बहुत मनहूस। मैंने तनवीर को आवाज़ देने की कोशिश की, तनवीर, मगर मेरे मुंह से नहायत आहिस्ता आवाज़ बरामद हुई। मेरा दिल खौफ के मारे बंद होने लगा था। आवाज़ इस कदर तेज़ हो गई कि मेज़ पे रखे बर्तन बजने लगे। ऐसा लगने लगा घुंघरू का फन दिखाने वाली कमरे के अंदर दाखिल होने लगी है। हैरत की बात है कि इस तेज़ शोर के बावजूद तनवीर और हसन बेखबर सो रहे थे। आवाज़ कमरे के दरवाजे के इंतहाई करीब से आ रही थी। लगा कि बस अब या तब कोई अंदर आ जाए, शायद नाचते हुए इस मकरू ताल पर। मैंने चीख मार दी, मगर इसी वक्त ऐन अचानक मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी। मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि कोई ठटक कर रुका है। ताल अचानक हल्की हुई, फिर ख़त्म हो गई। मैं बिस्तर पर बैठी थर थर काँप रही थी।
نہ جانے کب اذان کی مبارک آواز رکی اور نہ جانے کب میں بستر پر گر کر جیسے بے ہوش ہو گئی۔ اف تبسم، تم کو کیا ہو گیا؟ میرے توقع کے خلاف تنویر کو آج بھی میری بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ کو نہیں، آپ کے دماغ کو کچھ ہو گیا تنویر، میں نے انتہائی تلخی سے کہا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے جو کچھ بتایا وہ ایک ایک لفظ سچ ہے؟ اگر اس وقت اذان نہ ہوئی ہوتی تو وہ شیطان کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا۔ پھر نہ جانے سوچ کر اس وقت بھی میں لرز گئی۔ اصل بات یہ ہے تبسم، تنویر میری حالت دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ تم نے اپنی سہیلی ریحانہ اور اس کے سسر کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ تم نیند میں دیکھے واقعات کو سچ سمجھنے لگی ہو، ورنہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد کوئی بھی کبھی بھی واپس نہیں آتا، اور پھر اتنے سالوں کے بعد۔ آپ نہ مانیں، میں نے حتمی انداز میں کہا، نہ اب میں اس گھر میں چند منٹ اور رہوں گی اور نہ میرا یہ معصوم بچہ۔ مگر تبسم میری جان، تنویر گھبرا گئے۔ میں اچانک دوسرے گھر کا بندوبست کیسے کروں؟ اور اگر گھر مل جاتا ہے تو اس کا کرایہ، ایڈوانس، ان کی اصل پریشانی ان کی زبان پر آ گئی۔ کچھ بھی ہو تنویر، کرایہ، ایڈوانس، پیسے زندگی سے زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ اگر یہاں سے نہیں جا سکتے تو مجھے اور حسن کو کچھ دنوں کے لیے واپس ملتان بھیج دیں، میں نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر سوچنے کے بعد تنویر بولے، میں تم لوگوں کو کل کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم کچھ دن ملتان واپس جاؤ، جب تک یہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور گھر مل جائے، بے شک مزید چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کل نہیں، آج ہی، آج رات، میں نے کہا۔ تنویر مجھ پر ایک نظر ڈال کر رہ گئے۔ میں جلدی اپنا اور حسن کا سامان پیک کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں تنویر سے جان چھڑا رہی تھی، بلکہ اب اس گھر میں مزید ایک رات گزارنے کا مطلب میرے لیے کسی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ شاید وہ بدرو صرف میری دشمن تھی، میں نے سوچا، کیونکہ تنویر کو تو نہ وہ کبھی محسوس ہوئی، نہ وہ کبھی خوف زدہ ہوئے۔ جب تنویر ہم دونوں کو ٹرین میں بٹھانے لگے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز تنویر، آپ میری بات پر یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں۔ آپ جلد ہی کسی گھر کا بندوبست کر لیں، میرا آپ کے بغیر بالکل دل نہیں لگے گا۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلا کر پیار سے میرا گال چھوا۔ جب ٹرین چل پڑی تو تنویر اسٹیشن سے نکل گئے۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ تنویر کو میری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے اور وہ اپنی ضد کے پکے ہیں۔ ہرگز بھی مکان تلاش کرنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ نہ جانے کتنے مہینے اب ان سے دور رہنا پڑے گا، میں نے اداسی سے سوچا۔ تنویر نے بستر پر کروٹ بدلی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شادی کے برسوں سال بعد پہلا اتفاق تھا کہ تبسم اس کے ساتھ نہیں تھی، اور حسن، اس نے حسن کے خالی پلنگ کو دیکھا۔ یہ سارا فساد اس عورت کا پھیلایا ہوا ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے دماغ سے ٹکرائی۔ نہ وہ الٹی سیدھی باتیں تبسم کے سامنے دہراتی اور نہ تبسم راتوں کو یوں ڈرا کرتی۔ خیر، دیکھتے ہیں، کوشش کروں گا کہ 1-1.5 مہینے میں تبسم کے دماغ سے یہ خناس نکل جائے اور وہ گھر میں واپس آ جائے، اسی گھر میں۔ اس نے سائیڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ اٹھائی اور ہونٹوں میں دبا لی۔ سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر جلایا، مگر لائٹر کی روشنی میں دروازے کے سامنے باہر صحن پر ایک سایہ لہرا رہا تھا، لمبا لباس پہنے، پشواز کی طرح، جیسے پہلے ناچنے والی پہنا کرتی تھی۔ وہ بالکل آسانی سے یہ سایہ دیکھ سکتا تھا۔ سایہ قدم بہ قدم کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے طبلے پر تال دی۔ سائے کے گفتگو والے قدم بڑھے، پھر طبلے کی رال، پھر گھنگرو کے قدم تیز جھنکار کے ساتھ، اور پھر سایہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ تنویر کے منہ سے سگریٹ گر گیا۔ سایہ عین اس کے سامنے رک چکا تھا، مگر گھنگرو اور طبلے کی آواز بدستور آ رہی تھی، اس قدر تیز کہ میز پہ رکھے برتن بج رہے تھے۔ سایہ، جو کہ ایک نوجوان، حسین مگر مکروہ عورت کی جھلک مار رہا تھا، عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ناچنے والوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ بال چٹیا کی صورت میں گھٹنوں تک آ رہے تھے، مگر بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر سرخ لپسٹک بری طرح تھوپی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تنویر بری طرح کانپنے لگا۔ کون ہو تم؟ رنجنا، عورت کے منہ سے آواز نکلی۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ بمشکل اس نے پوچھا۔ غسل خانے میں، میں وہیں رہتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر تنویر کی کلائی پکڑی۔ اس کا لمس قطعاً غیر انسانی اور بے حد سخت تھا۔ تنویر نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کا منہ جیسے بند ہو گیا۔
वो इसे घसीटती हुई सहन में ले जाने लगी। आखिर मंजर जो तनवीर ने देखा वो ये था कि इस औरत की गर्दन बुरी तरह कटी हुई थी, जिसमें से इसके अंदर का गोश्त साफ नज़र आ रहा था। हेलो, कौन? तबस्सुम? हाँ रेहाना, तुम इतनी सुबह अचानक? हाँ तबस्सुम, समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुमको इत्तला करूं। एक बुरी, बहुत बुरी खबर है। खुदा के लिए रेहाना, क्यों, क्या हुआ? तनवीर भाई, इनका इंतकाल हो गया है। वो तुम्हारे घर के गुसल खाने के सामने गिरे हुए थे, शायद हार्ट अटैक हुआ है। फोन का रिसीवर तबस्सुम के हाथ से गिर गया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए मज़े की स्टोरीज़ लेके आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।